दोस्तों, जापान अपनी टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरीज की वजह से बहुत मशहूर है। मिसाल के तौर पर ये साई-फाई दरवाज़ा जो कि किसी इंसान के दाखिल होने पर सिर्फ उतना ही ओपन होता है जितना कि इस इंसान का साइज़ होता है। इसमें कुछ ऐसे सेंसर्स लगे हैं जो कि इंसानी जिस्म से एक हद तक फासला बरकरार रखते हैं। और इसी तरह टॉयलेट के साथ वॉश बेसिन का होना जिससे साफ पानी की काफ़ी बचत हो जाती है। वेंडिंग मशीन्स जिनमें से आप सॉक्स और रेडीमेड सैंडविच के अलावा और बहुत कुछ खरीद सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ जापान में ही पाई जाती हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जापान ने दुनिया को उनकी सोच से पहले ही दे दी थी और आज वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। किसी को व्हाट्सएप मैसेज में स्माइल या हग भेजने से लेकर फुटपाथ पर चलने तक ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो जापान ने पूरी दुनिया को दी। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि जापान ने आधी सदी पहले ही हमें क्या क्या दिया जो कि आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। कार नेविगेशन। आज से तकरीबन 15 साल पहले जब हमें कहीं जाना होता था तो हम वहाँ के लोकल लोगों से पूछताछ करके रास्ता मालूम करते थे, जिसके कुछ ही अरसा बाद जीपीएस ने हर ट्रैवल करने वाले का काम आसान बना दिया। आपको बता दें कि जीपीएस के आने से पहले कार नेविगेशन की इजाद जापान में ही हुई थी। होंडा कंपनी के स्मार्ट और इंटेलिजेंट रिसर्चर्स ने अपने वक्त की टेक्नोलॉजी के साथ कार नेविगेशन सिस्टम 1980s में ही बना दिया था। इस कार नेविगेशन सिस्टम का नाम था इलेक्ट्रोगैरोकेटर और इसे किसी भी गाड़ी के डैशबोर्ड में आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता था। लेकिन इस वक्त ये चीज़ें बहुत महंगी हुआ करती थी, लेकिन आज के हिसाब से ये टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। यानी कि इस कार में नेविगेशन सिस्टम को चलाने के लिए उसके अंदर सैटेलाइट सिस्टम मौजूद नहीं था और उसकी जगह इसमें गाड़ी की लोकेशन और उसकी स्पीड को ट्रैक करने के लिए उसमें सर्व गियर होता था और एक हीलिंग गैस वाला जायरोस्कोप होता था। और इन्हीं सब चीज़ों की मदद से एक कैथोड रे डिस्प्ले स्क्रीन में इस पर्टिकुलर गाड़ी की लोकेशन को एक छोटे ब्लिंक करने वाले डॉट की मदद से पिन पॉइंट किया जा सकता था और उस स्क्रीन पर ड्राइवर एक ट्रांसपेरेंट मैप लगाकर बड़ी आसानी से अपना रास्ता ढूंढ लिया करते थे। लेकिन अगर जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की बात करें तो ये अमेरिका ने बनाया था। पहले ये ऑफिशियल था लेकिन बाद में इसे पब्लिक कर दिया गया। क्यूआर कोड। आज हम किसी भी सुपरमार्केट में जाकर जब अपने खरीदे हुए सामान की बिलिंग करवाते हैं और उसकी पेमेंट करते हैं तो एक क्यूआर कोड स्कैन करके बड़े आराम से हम अपनी अदायगियां कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यूआर कोड कब और किसने बनाया था? क्यूआर कोड के इन्वेंटर का नाम है मासाहिरो हारा, जिन्हें इसकी इजाद के वक्त इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे चलकर इनका यही कोड इतना चलेगा कि लोगों के बैग से पैसे निकलते वक्त भी इसी कोड का इस्तेमाल करके निकाले जा सकेंगे। इसके पीछे की कहानी ये है कि मासाहिरो ऑटोमोटिव पार्ट्स बेचने वाली कंपनी में काम करते थे और उस वक्त पार्ट्स को स्कैन करने के लिए कोई आसान चीज़ बनाना चाह रहे थे और बार कोड्स इतने कारगर नहीं थे क्योंकि बार कोड में कम इन्फॉर्मेशन मिलती है और हर कंपोनेंट को अलग अलग स्कैन करना पड़ता था। लेकिन मासाहिरो को उनका क्यूआर का आइडिया एक पुराना जापानीज गेम खेलते हुए आया और उस गेम के बोर्ड को देखकर उन्होंने क्विक रिस्पॉन्ड कोड बनाया जिसे अब बार कोड के मुकाबले में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फील्ड करने के साथ साथ सेव भी की जा सकती थी। और आज इसी बार कोड का इस्तेमाल बैग से लेकर ऐप डाउनलोड करने के लिए भी किया जाता है। इमोजीज। पहले जब मोबाइल फ़ोन पर एसएमएस पैक्स चलाए जाते थे तब हम बड़ा सोच समझकर अपने मैसेजेस को छोटा करके सेंड किया करते थे ताकि सर्विस प्रोवाइडर ज़्यादा पैसे ना काटे। लेकिन आज व्हाट्सएप और दूसरी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की वजह से एक सिंपल सा हाय भी हम बिना रुके ही भेज दिया करते हैं और इसी के साथ 21वीं सदी में हम कम्युनिकेशन को ज़्यादा ईजी बनाने के लिए स्माइल यानी कि इमोजी से भी अपना काम चला ही लेते हैं। किसी पर गुस्सा आ रहा हो तो गुस्से वाले इमोजी और मैसेज में स्माइल करने के लिए स्माइल वाले इमोजी के साथ अब जितने ज़्यादा क्रिएटिव हैं उतनी ज़्यादा इमोजी से पूरी की पूरी कन्वर्सेशन बड़े ही आराम के साथ कर लिया करते हैं। वैसे आज देखा जाए तो YouTube पर इस बारे में कई वीडियोस भी अवेलेबल हैं जिनमें आपको इमोजीज में बात करने की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इसके बिना हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अधूरा रह ही जाता है। तो अब सवाल ये है कि इमोजीज किसने और कब बनाई? एक जापानीज डिज़ाइनर शिजिताका कोरिता, उन्होंने जापान की एक सर्विस आई मोड के लिए इन इमोजीज को बनाया था। तो फिर इसके बाद ये इमोजीज जापान में इतनी फेमस हो गई कि इसके बाद दूसरी कंपनीज ने इन्हें और इन्हेंस करके इमोजीज बनाना स्टार्ट कर दी और इसी वजह से शिजिताका को फादर ऑफ इमोजीज भी कहा जाता है। और इसीलिए अभी 2021 में 3420 से भी ज़्यादा इमोजीज व्हाट्सएप और दूसरी एप्लीकेशंस पर मौजूद हैं। टेक्टाइल पेविंग। किसी भी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऑलमोस्ट एंड पर या ट्रेन में सवार होने से पहले आपने इस तरह की टाइल्स देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेसिफिक ऐसी ही टाइल्स रेलवे और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर लगाई जाती हैं? दरअसल इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है और उसकी शुरुआत भी जापान में ही हुई थी।
CHE मियाके उन्होंने इन टाइल्स की बुनियाद रखी थी। इनके एक दोस्त आहिस्ता आहिस्ता अंधे हो रहे थे और CHE इनकी मदद करना चाहते थे और इस वजह से उन्होंने अपनी जेब से पैसे लगवाकर इन टाइल्स को 1965 में ही डेवलप करवाया और इसके पीछे की वजह अब आपको समझ आ ही गई होगी। पीले रंग की ये टाइल्स डॉटेड या लाइंस वाली स्पेसिफिकली अंधे लोगों के लिए बनाई जाती थीं ताकि रास्ते पर चलते हुए नहीं ये पता चल जाए कि इस रास्ते के आगे खतरा है। कुछ अर्सा बाद इन टाइल्स को जापान में हर जगह इंस्टॉल करवा दिया गया और आज पूरी दुनिया में इन टाइल्स का इस्तेमाल डिसेबल लोगों की सेफ्टी के लिए किया जाता है। फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी एक ऐसी चीज़ है जिसने पूरी दुनिया को रिवोशनलाइज कर दिया है। आज मोबाइल फ़ोन्स में हमारे इंपॉर्टेंट डाटा से लेकर कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली SSDs की वजह से हम अपने डाटा को काफ़ी तेज़ी से एक्सेस कर सकते हैं। जहां पहले हार्ड ड्राइव्स का इस्तेमाल किया जाता था, वहीं अब एक फ्लैश मेमोरी किसी भी डिवाइस के लिए एक ज़रूरी चीज़ बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्लैश डिवाइस को सबसे पहले पूरी दुनिया में जापान ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था, यानी कि उस टाइम में भी एवोल्यूशनरी चीज़ को बनाने वाला भी जापान ही है। तोशिबा कंपनी के फ्यूजी मासोका उन्होंने 1984 में इस टेक्नोलॉजी को इजाद किया था, जिसकी मदद से वो हर तरह के डाटा को उस डिवाइस के पावर ऑफ यानी कि बंद होने के बाद भी सेव करना चाहते थे, ताकि लास्ट टाइम जहां काम छोड़ा था तो दूसरे दिन या दूसरी बार वहीं से उस काम को कंटिन्यू किया जा सके। और आज इस टेक्निक के बिना कोई डिवाइस बन ही नहीं सकती। आज नए स्मार्टफोन, सेल फोन्स, हर चीज में फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल किया ही जाता है और इनके बिना आप अपनी कीमती चीजें, फोटोज या कोई मेमोरी सेव नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थी जापान की कुछ ऐसी इन्वेंशंस जिन्होंने पूरी दुनिया की जिद्दत में राह हमवार की, जिसके बिना ये वक्त कभी भी 21वीं सदी नहीं कहला सकता था। ये चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो जापान ने पूरी दुनिया को दी हैं। तो बताइए फिर कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें और यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल सरसब्स टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे आपसे दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।